मिक्स मत करना, मैं उतना गरम पानी नहीं पीऊंगी। ज्यादा गरम नहीं पीना। उसका मतलब धनिया खाना है। सब पढ़ोगे पढ़ना है प्रैक्टिकल से करना है। पढ़ा दो रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे नहीं पढ़ा दो मतलब अभी नहीं पढ़ा बहुत प्रैक्टिस लगेगा प्रैक्टिस अंकित तुम ये सारा नहीं देना शायद ऐसा नहीं पढ़ेगा ना ऐसा पढ़ेंगे थोड़ा सा स्पीड पढ़ाऊंगा ठीक है पहले से ये सारा यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ठीक है इसको एक और नाम से बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस अब देखो मैग्नेटिक आ गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूज करने वाले ठीक है हम उसे एनक्यूआर में देखते थे मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं करते एनएमआर में यूज करते थे अब मैं बताता हूं ईएसआर क्यों हम पढ़ते हैं क्या जरूरत पड़ता है ईएसआर को पढ़ने की जो भी एनवायरनमेंट में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है या फिर वो जो फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है उसका टेस्टिंग करनी है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है जहाँ पे क्लोरीन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उससे छूट के अलग हो जाता है और एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है बाद में ओजोन में जाके टकराता है और डिप्लीट करना चालू कर देता है ओजोन अपन को पता है जो ओजोन का परत होता है उसको डिप्लीट करता है मतलब ये कितना खतरनाक है फ्री रेडिकल हमारे सेहत के लिए भी ना फ्री रेडिकल अच्छा नहीं होता आप लोग बाद में जाके बायो नॉलेज में पढ़ोगे कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहते हैं जो इस फ्री रेडिकल को खत्म करते हैं तो ये फ्री रेडिकल ना बहुत खतरनाक है हमारे स्किन के लिए भी या ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ये फ्री रेडिकल तो इस फ्री रेडिकल को ज्ञात करके देगा ये ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है यानी जो फ्री रेडिकल के जो फ्री रेडिकल होंगे या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ज्ञात करके देगा ये ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं क्या बोल रहा हूँ हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होगा कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होगी यहाँ पे माइक्रोवेव तो मैं अगर बोलूंगा ये माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज कर रहा हूँ ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराने के लिए एनएमआर में आप क्या यूज करते थे रेडियो वेव जो रिस्पॉन्सिबल रहता था न्यूक्लियर का ट्रांजिशन कराने के लिए तो ये माइक्रोवेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ट्रांजिशन यानी कि इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे जाएगा उसको ट्रांजिशन बोलते हैं तो ट्रांजिशन वर्ड आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम ठीक है तो क्या हो रहा है ये माइक्रोवेव यहाँ पे सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं मतलब कि ईएसआर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं वो है माइक्रोवेव माइक्रोवेव रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराने के लिए ठीक है मतलब कि ये ई का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने वाला है ठीक है अब देखो मैग्नेट यूज करने वाले मैग्नेट क्यों यूज करते हैं एनर्जी गैप क्रिएट करने के लिए ठीक है तो
ये एनर्जी गैप पहले ये डीजेनरेट फॉर्म में रहा होगा, यानी इसके एनर्जी का मान सेम रहा होगा, ट्रांजिशन पॉसिबल है नहीं। ट्रांजिशन हो पाए इसलिए क्या किया मैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ट्रांजिशन हो जाएगा, पर रेजोनेंस होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब यहाँ तो एनर्जी गैप क्रिएट हो गया, नीचे पड़ा हुआ, ये अपना एक फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए किसके साथ, माइक्रोवेव के साथ। माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करेगा जब इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ट्रांजिशन हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो ये पूरा समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने वाला है, मैग्नेट यूज करें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, हमारे गैप क्रिएट हो गया बढ़िया सा, रेजोनेंस यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होगा जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, इट विल गेट मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव और ट्रांजिशन हो जाएगा। समझ आ गई? ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ईएमआर का, ऐसा ये काम करता है। ईएमआर बोलते हैं, ईएसआर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, पैरामैग्नेटिक। अब बोलो, जब मैं एनएमआर पढ़ाया, जब एनक्यूआर पढ़ाया, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक सिलेक्शन रूल बताया। वैसे रोटेशनल में भी होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो ना, जिस मॉलिक्यूल से रोटेट कर रहा है, तो वहां पे परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में, तभी आप यूज कर पाओगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ रहे हो? वाइब्रेशनल जो होता है ना, उसमें होना चाहिए टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और मैं एनएमआर पढ़ाया, उसमें आपको सिलेक्शन रूल मालूम है, अगर आई का मान, न्यूक्लियर स्पिन का मान 0 होगा तो एनएमआर इनएक्टिव होगा। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसका मान 0 नहीं है वो एनएमआर एक्टिव होने वाले हैं, उसमें भी आप लोग ये चीज जानते हो। जैसे मैं अगर ये बोल दूंगा तो इसको एक्टिव बोल दूंगा, क्योंकि ये और इवन को हटा देना, दो से भाग होता है उसको हटा देते हैं। समझ आ गया? तो ऐसा एनएमआर का एक सिलेक्शन रूल है, ठीक उसी तरीके से ईएसआर का भी कुछ ना कुछ सिलेक्शन रूल होगा। तो यहाँ पे भाई सिलेक्शन रूल ये है कि मॉलिक्यूल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ, बेसिक्स है। जैसे ना हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, दिस ऑल आर द एलिमेंट्स, एटम्स बोल सकता हूँ। जब इसका हम लोग ना ड्रॉ करते हैं कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो जानने के लिए, तो उस थ्योरी को बोलते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता, कुछ इस तरीके से होता, तो हम ड्रॉ करते हैं MOT, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। दोनों को जाके घर में पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कहीं पे, जिसको नहीं आता होगा। मेरे को मालूम है MOT रट के बैठे हो, सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 SP मिक्सिंग का कुछ नहीं पता आप लोग को, SP मिक्सिंग कब होगा कब नहीं, मेरे को पता है, सब ऐसे पढ़ के रखो। ऐसा नहीं भाई, इसका डेप्थ में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल पाओगे। मॉलिक्यूल लाके दे दूंगा, मान लो मॉलिक्यूल्स लाके दे रहा हूं, मान लो ये H2 लाके दे रहा हूं, तो आप लोग को ड्रॉ करने आना चाहिए MOT, तब पता चलेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं। आगे चल के लैब टेक्नीशियन वगैरह बनोगे तो कैसे पता करोगे? बच्चों को मॉलिक्यूल्स लाके देना पड़ेगा ना। चलो इतना तो हम लोग फॉरवर्ड नहीं है कि यहाँ पे ईएसआर वगैरह मिले पर कहीं पे जाओगे रैपिडो वगैरह तो वहाँ पे रहते हैं भाई, तो कैसे करोगे? वहाँ पे बच्चों को लाके दें, उससे पहले आपका MOT ड्रॉ करके देखना पड़ेगा ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं उसमें, तो कैसे करोगे? कोई मॉलिक्यूल्स नहीं कर सकते, कोई मॉलिक्यूल क्या हर मॉलिक्यूल्स ईएसआर एक्टिव होगा क्या? नहीं होगा ना। कुछ मॉलिक्यूल्स अनपेयर्ड में होंगे, कुछ होंगे पेयर्ड में होंगे, तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले को पकड़ लें। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का डिटेक्शन करने वाला है, ठीक है। ये क्लियर है, ये तो पढ़ ले, ठीक है। तो हम लोग सिलेक्शन रूल समझ गए, सोर्स क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांजिशन मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, रेजोनेंस मतलब सब समझ रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट रेडिएशन डालता हूँ ये सारे सैंपल में, तो देखने को मिलता है अलग अलग इंटरेक्शन, ठीक है। अब एक इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन और न्यूक्लियर स्पिन के बीच। ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक बार आगे बढ़ो। हाँ, ये सब जो है ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। आप लोगों को पता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। जैसे एक ग्राउंड स्टेट बनाया, एक एक्साइटेड स्टेट बनाया, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कोई सैंपल प्रेजेंट होगा, मैं रेडिएशन डालूंगा, कौन सा माइक्रोवेव, ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर गया एक्साइटेड स्टेट पे, उस टाइम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मान लो ऊपर जाएगा, कुछ देर के बाद रिलैक्सेशन स्टेट में आएगा, मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के, अपने आप को स्टेबल करने के वापस डाउन स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट होता है, ये एक्साइटेड स्टेट होता है। इसको ना अच्छे से पढ़ना, आगे जाके जब उसकी डायग्राम पढ़ो, ये सीधे जाके मॉलिक्यूल वापस नहीं आता है, क्रिकेट स्टेट बनता है, क्रिकेट से नीचे आता है, तो थोड़ा सा फॉर्म वाला केस है, ठीक है। तो अभी इतना समझो कि यहाँ पे कोई सैंपल प्रेजेंट होगा, एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर गया एक्साइटेड स्टेट, तो क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई करेंगे,
अगर यहाँ पे गया उसके बाद अपने रिलैक्स करने के लिए नीचे आया, तब बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि आगे चल के ना आप लोगों को सीधा बोलूंगा कि ये इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये जैसा भी बताया ना इसमें, ये सब में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या पढ़ाई कर रहे हैं। सैंपल एब्जॉर्ब करके ऊपर गया हो कुछ टाइम जो चेंजेस आ रहे हैं उस चीज को हम पता कर लेंगे इसमें एब्जॉर्प्शन। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे एक आयोनाइजेशन कॉन्टिन्यूम होता है। मान लो कोई भी रेडिएशन डाला, एब्जॉर्ब किया और ये आयोनाइजेशन कॉन्टिन्यूम को पार करके निकल जाता है। कहाँ पे पढ़ते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर आ जाता है। हम लोग ऐसे चैम्बर बना के देखते थे, ऐसा करके बनाते थे, यहाँ पे प्लेट्स लगाते थे, इलेक्ट्रॉन ऐसा आता, मतलब यहाँ टारगेट पे पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा भाई। हमारी ये साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो ऊपर गया होगा नीचे आया होगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड पे गया होगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आया होगा। आयोनाइजेशन कॉन्टिन्यूम को पार करके निकल गया इलेक्ट्रॉन, तब पढ़ाई करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पढ़ा दिया होगा भाई, याद नहीं आपको? फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेना करना है, पूरा बताया होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो ऑप्टिक पढ़ चुके हैं, एनएमआर पढ़ चुके हैं, ईएसआर पढ़ रहे हैं, अभी रिवीजन पढ़ा है ना, ये चीज समझ आएगा। ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आगे चलो, वही सब माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, आगे करो और आगे करो। मैग्नेटिक फील्ड डालो तब एनर्जी गैप क्रिएट होगा, मतलब यहाँ मैं कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डाला होगा, ठीक है, तब ये गैप क्रिएट होगा बढ़िया सर। अब देखो ये इसका स्पिन ऊपर है, इसका स्पिन नीचे में, यहाँ पे कौन आएगा? जो स्टेबल रहेगा, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम है। हम लोग कल क्या पढ़े थे? एनपीआर पढ़े थे, उसमें हम देख रहे हैं एनर्जी निकाल के बड़ा सा फॉर्मूला था V स्क्वायर करके m - i i + 1 4i 2i - 1 पढ़े थे। अब देखो इसका बदल, इसका एनर्जी निकालेंगे, इसका एनर्जी का मान होता है E = ms g μ v h। कई बुक पे ना ये μ v के सिर्फ v लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये है हमारा स्पिन किसका? इलेक्ट्रॉन का, याद रखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। ये g क्या है? लैंड स्पीडिंग फैक्टर। μ v क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। h नॉट आप कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या है स्पिन बताओ मेरे को, ऊपर वाले का 1/2 भी +1/2 है, g μ v h, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं, इसका क्या है स्पिन? -1/2 g μ v h। मेरे को बताओ ये बड़ा है कि ये? इसकी एनर्जी कम है, मैं बोल सकता हूँ इसके मुकाबले इसकी एनर्जी कम है, मतलब स्टेबल एनर्जी कम यानी स्टेबल ज़्यादा है, ठीक है। आगे समझोगे जब क्वांटम या फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो एनर्जी ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है कि बाद में पढ़ोगे, उसको मैं नहीं छूता अभी। इतना ही मानो, मेरी बात को मानो कि एनर्जी कम है, स्टेबल ज़्यादा। इसकी एनर्जी कम है इसके मुकाबले, मतलब ये स्टेबल रहा होगा, मतलब ये जो स्पिन है ये ज़्यादा स्टेबल है, ये -1/2 वाला स्पिन, ये इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन उतना चाहिए कि आप प्लस आ जाए क्या दिक्कत है, पर यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, समझा गया? अब देखो ये तो एनर्जी निकाल, अब हम लोग को निकालना है कि इसका टोटल एनर्जी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या सिंबल है, क्या बताता है? चेंज इन एनर्जी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है E1 - E2। इसको E1 बोल दोगे, इसको E2 बोल दोगे, ठीक है। ये अब देखो हम लोग को ये दिखेगा, E1 क्या है? 1/2 g μ v
H नॉट माइनस माइनस है ना E1 माइनस E2 माइनस, इसमें भी माइनस लिखा हुआ है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर दूंगा, ठीक है, क्या हो गया 1/2 G म्यू B H नॉट, ये देखो ये कॉमन आ गया, कॉमन आ गया G म्यू B H नॉट, ये 1/2 कैसे करूं 1/2 प्लस 1/2, दो एलसीएम आया 2 यानी 1, तो इसको ऐसे लिख दूं, मतलब चेंजिंग एनर्जी का मान जो आ रहा है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, आगे समझ, ये क्लियर है ना, कोई डाउट है क्या इसमें, तो इसकी एनर्जी यहाँ क्यों आए, रखने का जरूरत है क्या, क्या आगे, ठीक है, तो इसके एनर्जी नीचे क्यों समझ आ गया, इसका ऊपर क्यों है, रखने का जरूरत नहीं है, समझ के चलना, और ये चेंज एनर्जी कितना है वो समझ आ गया। अब देखो ये जो है लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे, ये डेल ई है ना, हम लोग जानते हैं ना, ये डेल ई इज इक्वल टू एच म्यू होता है, ठीक है, और मैं कैसे लिखूंगा एच म्यू इज इक्वल टू जी म्यू बी एच नॉट, ये क्या जा रहा है, ये क्या है, जी क्या है, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर है, मैं उसका मान निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, तो जी इज इक्वल टू एच म्यू बी एच नॉट, ये एनर्जी है एच म्यू इज इक्वल टू सेम ये चीज लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, तो ये जी को यहीं पे रखूंगा, ये जो नीचे आ जाएगी इसके, वही हो गया है यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ये क्या है, एच बताओ क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, एच क्या है, कांस्टेंट है ना, प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू भी क्या है, बहुत मैंने वो भी एक कांस्टेंट है, तो ये जो है ना इसका मान आता है 71.44, ठीक है 71.44, तो यहाँ पे ना 71.44 लिख देना म्यू बटे एच, ये जी का मान, आपको ना क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सिटी में जी टेंसर या फिर जी के बारे में बताओ, तब आप लोगों को ना ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये डेल ई इज इक्वल टू जी, जी को यहाँ रख के इसको नीचे ला के आपको बताना पड़ेगा ये मान आता है, फिर आप जी के बारे में बताओ, जी के बारे में आपको बताया होगा, मैं भी बता देता हूँ जी के बारे में, ये समझ आ गया ना, पढ़ते हैं जी क्या, इसको ना लैंड भी बोलते हैं, लैंडिंग भी बोलते हैं, सबका अलग अलग है, जैसा पढ़ो तो पढ़ लेना, बुक में कैसा मिलेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या बस सुनना खाना, ठीक है, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर जो होता है ना एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशनल लेस यानी कि जैसे हम लेंथ को L बोलते हैं, मास को m बोलते हैं, टेंपरेचर को T बोलते हैं, इसको ऐसा पूछना मत नहीं, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर को ऐसा मत बोला कि G बोल रहे हैं वो उसका एक डायमेंशनल लेस नहीं है, ये जो है ना ये डायमेंशनल लेस होता है, जैसे मास को m लेंथ को जैसे बोलते हैं ना L T, ये जो है ना वो ऐसा नहीं, ये डायमेंशनल लेस, और ये जो है ना यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट बोलूंगा तो आपको उसका मान पता है, स्पीड ऑफ लाइट बोलूंगा तो आप बताओ, क्योंकि उसका मान पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट का मान फिक्स है, कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट है, बोहर मैग्नेट्रॉन एक कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट नहीं है, क्यों, फ्री इलेक्ट्रॉन में अलग मान देगा, ऑर्गेनिक रेडिकल में अलग मान देगा, इनऑर्गेनिक रेडिकल में अलग मान देगा, फ्री रेडिकल का हम देखो हम क्या पढ़े कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कहीं कहीं एनपीटी के बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मान आता है 2.002, ये आता है, ठीक है, ये इसका मान है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, पर आपको पता होना चाहिए दो चार, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का और हाइड्रोजन का भी पता होना चाहिए, ऐसे करके चार का मान पता होना चाहिए, डायमेंशनल लेस है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, अगर कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, यानी मान लो क्यूबिक लेते हो या टेट्राहेड्रल ले रहे हो या फिर मोनोक्लिनिक ले रहे हो, ट्राइक्लिनिक ले रहे हो, अलग अलग सॉलिड स्ट्रक्चर्स ले रहे हो ना, तो ये जी का मान अलग अलग है, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, आप जैसे चेंज करोगे कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर अलग लेगा, जैसे तरुण लेगा मोनोक्लिनिक तो उसका मान अलग आएगा, अगर आप लोगे ट्राइक्लिनिक तो आपका मान अलग आएगा, तो ये जी का मान ना कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर जैसा चेंज होता है ना, जी का मान भी चेंज होगा। अब ये जी टेंसर, टेंसर मतलब समझो, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर जो मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में, एक होता है टेंसर क्वांटिटी जो सबके बारे में पढ़ता है, वो इसको कभी-कभी बोलते हैं जी टेंसर, इट इज आल्सो नोन जी टेंसर, यूनिवर्सिटी में पूछ देगा जी
जी टेंसर बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसी के बारे में बात करता है। तो देखो आपके पास पॉइंट वन में जी अगर आएगा तो इट इज आल्सो कॉल्ड लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। जी का मान फ्री इलेक्ट्रॉन में ये होता है 2.0023 होता है फ्री इलेक्ट्रॉन अगेन ऐसा बताना। फिर तीसरा पॉइंट लिखना डायमेंशनलेस है, फोर्थ पॉइंट लिखना कांस्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट लिखना कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसका मान चेंज होगा। सिक्स्थ में डेल ई करके ऐसा फार्मूला बना के बढ़िया से लिखना जी म्यू वी एच नॉट, जी को ये इसको नीचे जाना बना दे, ठीक है। ऐसा करके 6-7 पॉइंट लिखना, चार आएगा मैं बता रहा हूं आएगा जी टेंसर क्या होता है, ये समझ आ गया जी क्या होता है क्लियर। आगे करो घटता है क्या, सीधा बैठने वाले को घटता होगा, दूर में बैठने से नहीं घटता, इसको आंख में दिखता है तो सीधे बैठा कोई जब हो जाएगा है ना। ठीक है, अब समझते हैं कैसे इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या इंटरेक्शन। हम लोग ये चीज समझ गए कि जब एक एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड डालने के बाद, गैप क्रिएट हो गया, बड़े से गैप क्रिएट हो गया, ट्रांजिशन हो गया, पर हम लोग को ना देखने को मिलता है कि फर्दर स्प्लिट कर रहा है, फर्दर क्यों स्प्लिट कर रहा है ये जानना जरूरी है। वो ये जो स्प्लिटिंग हुई है ना, ये स्प्लिटिंग तो आप लोग समझ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड डालने में स्प्लिट हो गया होगा कोई दिक्कत नहीं, पर ये स्प्लिटिंग क्यों हुई ये जानना जरूरी है। ये होता है एक कारण से जो है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन और न्यूक्लियर के स्पिन के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम उस स्प्लिटिंग को बोलते हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। तो ना सीधा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। तब ये मैं अभी ऐसे ड्रॉ किया जल्दबाजी में, आप लोग ना ये देख लेना, मैं बना के दिखाया था उस दिन जब पढ़ा बोला तो वैसा बनाना आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा यहाँ पे -1/2, सो यहाँ प्लस आएगा, पता भी आपको क्यों आएगा है ना, या 1/2 ऐसा आएगा। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी है न्यूक्लियर स्पिन के कारण भी होगी और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण भी होगी, ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फर्दर स्प्लिटिंग हुआ है यहाँ वो इसलिए हुआ है इलेक्ट्रॉन का स्पिन और ये न्यूक्लियर के स्पिन के बीच में इंटरेक्शन हो गया, तो फर्दर स्प्लिटिंग को देखने मिला, उसको बोलते हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। सीधा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा, देख लो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, तो आप लोगों को ये ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छे से, ऐसा ड्रॉ मत करना 2 नंबर भी नहीं देगा, अच्छे से पूरा लिख के आना, ठीक है। ये क्या फॉर्म में है, ये डीजेनरेट फॉर्म में है, ऐसा लिख के आओगे, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा, फिर आई का मान आएगा यहाँ पे -1/2, ऐसे करके पूरा मान को लिखना, ठीक है, टाइम लगेगा उसको लिखने में, सीधा नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाहता, फिर इसके बाद आप लोग लिखना है यहाँ पे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग इज कॉज्ड बाय व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन गेट इंटरेक्टेड विद द न्यूक्लियर स्पिन, देन फर्दर द स्प्लिटिंग इज ऑकर्ड, दैट स्प्लिटिंग इज कॉल्ड हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझना नहीं है, हमको लिखना भी है ना यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसके लिए प्रिपेयर करो, है ना। ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग है, वो इसलिए मिला इलेक्ट्रॉन का स्पिन न्यूक्लियर के स्पिन में इंटरेक्शन हो गया, फर्दर स्प्लिटिंग देखने को मिला, उसी को बोलते हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। समझ आ गया, सीधा क्वेश्चन है। अब देखो मैं सीधा थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा हूँ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैं डाल रहा हूँ जरूरी तो नहीं है इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करे। देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड डालता हूँ उसका इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा होगा ना। देखो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म में रहा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा, मतलब कैसे होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जो आप मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो ना वो मैच हो जाता है, तभी ये स्प्लिटिंग होता है। हम ऐसा पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड डाले और गैप क्रिएट हो गया ना,
और अगर यहाँ पे कभी क्रिएट हो जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना और जो आप मैग्नेटिक डाल रहे हो ना उसका मैच हुआ तो क्या कहा जाता है? ठीक, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक जो मूवमेंट है या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका इंटरेक्शन होगा जो आप मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो। मतलब और मैं समझाऊंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आप डाल रहे हो किसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के साथ। उस समय एक इफेक्ट दिखता है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्प्लिटिंग हो जाता है? लेकिन स्प्लिटिंग हो जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड डालने पे, उसको उस इफेक्ट को कहते हैं जीवन इफेक्ट। आप लोगों को पता होगा, मैंने पढ़े हैं, जीवन इफेक्ट बोलते हैं उसको। यानी मैग्नेटिक फील्ड जब आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन ने मैग्नेटिक फील्ड से टकराया और एक गैप क्रिएट हो गया, उस इफेक्ट को कहते हैं जीवन इफेक्ट। ठीक है, समझ आ गया? जीवन इफेक्ट। अब ये जरूरी तो नहीं है मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करे, क्योंकि हमको तो पता है भाई एक अगर एटम प्रेजेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन तो अंदर में नाभिक भी है, तो जरूरी तो नहीं है भाई कि जो आप मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो इलेक्ट्रॉन के पास से वापस चले जाए, ऐसा तो नहीं होगा। वो नाभिक में भी आएगा ना, तो वो न्यूट्रॉन के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, हमारे न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्ट करता है। पर स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा क्या? देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोवेव और पीएसआर में यूज कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांजिशन करा पाता है। समझ आया? पर एनएमआर में क्या करता था, जब एनएमआर में हम देखते थे कि जब मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है वैसे गैप क्रिएट हो जाता था। कॉन्सेप्ट बना के रखना, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जब मैं माइक्रोवेव डाल रहा हूँ, जो ट्रांजिशन वगैरह होगा ना वो कब होगा, जब हम लोग माइक्रोवेव यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा। ये ना हम लोग अलग अलग भाग में पढ़ते हैं, ऐसा होता नहीं है कि आप पहले देखोगे कि सैंपल पड़ा हुआ है, उसका गैप क्रिएट करने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड डाले, फिर रेडियो वेव डाल रहे हो, फिर मैच हो रहा है, ऐसा होता नहीं है, वो जल्दी से हो जाता है। तो एक एक चीज हम समझ रहे हैं, समझ आ रहा है? मतलब कि जैसे एनएमआर में क्या करते थे, नाभिक के अंदर पहले मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बढ़िया से गैप क्रिएट हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, रेडियो वेव डालेगा, ट्रांजिशन होगा जब फ्रीक्वेंसी मैच हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम फंडा होगा, इलेक्ट्रॉन का है, गैप क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन नीचे यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे मैं जो फ्रीक्वेंसी डालूंगा, माइक्रोवेव डालूंगा, फ्रीक्वेंसी मैच ट्रांजिशन होगा। पर ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियर का ट्रांजिशन करा पाएगा क्या, बताओ? माइक्रोवेव नहीं करा पाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने वाला है और वो गैप क्रिएट हो रहा है, उस इफेक्ट को बोलते हैं जीवन इफेक्ट। पर ये मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई बताओ? एटम है मतलब नाभिक भी करेगा ना इंटरेक्शन, पर वो हमको स्प्लिटिंग वहां पे या न्यूक्लियर का ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलेगा। ये क्या? ठीक है, ये समझ आ गया? तो मैं बोल रहा हूँ इसका इंटरेक्शन क्या हो रहा है। अब ये चलो ये इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा इंटरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का न्यूट्रॉन के साथ कैसा इंटरेक्शन है, आपको समझ आ गया। आप तीसरा भी इंटरेक्शन पढ़ लियो, किसका? इलेक्ट्रॉन का स्पिन और न्यूक्लियर का स्पिन। इलेक्ट्रॉन का स्पिन और न्यूक्लियर का स्पिन में इंटरेक्शन होता है, क्या स्प्लिटिंग हो जाता है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हो जाता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? पर ऐसे करके दो तीन और पढ़ना बता दो। आप देखो ये अभी मैं बताऊंगा, इससे पहले एनक्यूआर में बताया था ना कितनी दी जाए, कैसे पता चल रहा है वो बताऊंगा मैं, ठीक है? हम इंटरेक्शन देखेंगे। ठीक देखो अब कौन एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डाला, बढ़िया से गैप क्रिएट हो गया, पर कुछ देर के बाद देखने को मिलता है कि सिग्नल और स्प्लिट हो गया, बिना मैग्नेटिक फील्ड के, बिना मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नल और स्प्लिट हो गया। तो अब हमको जानना है ना भाई ये क्यों स्प्लिट हुआ, हमको यही पढ़ना पड़ेगा कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड डालने से तो गैप क्रिएट होगा, ट्रांजिशन होगा बढ़िया से, पर ये सिग्नल ये स्प्लिटिंग क्यों आई? वो इस कारण आता है जब दो पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रेजेंट है। जैसे अगर दो अल्फा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो किस फॉर्म में हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं इसका स्पीड, कोई ऐसे हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, ऐसे हो सकते हैं, दिक्कत है नहीं है? ये क्या है? पैरेलल है, पैरेलल समझ रहे? ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल। ये दोनों पैरेलल वाले इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है
मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है और फर्दर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। जीरो फील्ड का ही मतलब है कि यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड के बिना ही हमको देखने को मिला कि ये क्रिएट हो गया। समझ आ गया? तो अब देखो हम लोग पहले देखे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन, जीमन इफेक्ट पढ़े, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन, फिर देखे इलेक्ट्रॉन फील्ड का न्यूक्लियर स्पिन के साथ इंटरेक्शन, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग पढ़े, फिर देखे कैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बीच में इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बीच में इंटरेक्शन। अब ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन का केस है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन में भी यही होने वाला है। ऐसी प्रोबेबिलिटी बनेगी तो इनके बीच में नहीं होगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? इनके में होगा, इनके में होगा। ये तो 3 पैरेलल वाले हैं ना, इनका मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा और फर्दर स्प्लिटिंग को देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसे एंटर दबा दीजिए। समझ आ गया? ये क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन समझ आ गया। आखिरी में ले जाओ, एकदम आखिरी में थोड़ा सा दबा दीजिए। चार इंटरेक्शन क्लियर हो गया। अब 5वां इंटरेक्शन बता रहा हूं। ये स्पिन अपने मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन है ना, अपना में घूम रहा है ना, खुद ही घूमता है ऐसा, और ये ऑर्बिटल में भी रिवॉल्व करता है। तो ये इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, मतलब ये स्पिन के बीच में, स्पिन के मोशन के बीच में और ऑर्बिटल के मोशन के बीच में इंटरेक्शन। ये 5वां इंटरेक्शन। 6वां इंटरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर न्यूक्लियर के बीच में इंटरेक्शन है। ये 6 तरह के इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं। जब ये 6 इंटरेक्शन को मैं अगर सम कर दूंगा तो मेरे को टोटल इंटरेक्शन पता चलेगा। यही आप लोग के यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछता है कि स्पिन हैमिल्टोनियन क्या है। जब स्पिन हैमिल्टोनियन आएगा ना तो ऐसा एक्सप्लेन करोगे एक एक को अलग अलग, ऐसा टाइप ऑफ इंटरेक्शन बताओगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, कभी देखिए स्पिन मोशन ऑर्बिटल मोशन का इंटरेक्शन हुआ, कभी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर क्या हुआ, कभी न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या हुआ, कभी मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के साथ हुआ। आपको ये 6 का इंटरेक्शन पूरा मैं समझा दूं। आगे करो थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे देखो जीवन इंटरेक्शन, आपको पता है जीवन इंटरेक्शन जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ आएगा गैस रेड हो जाएगा, जो इफेक्ट देगा जीवन इफेक्ट बोलते हैं। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग आपको पता है। क्वाड्रापोल इंटरेक्शन, क्वाड्रापोल ये आ गया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वाड्रापोल कल पढ़े थे ना क्वाड्रापोल। अब पता है क्वाड्रापोल क्या होता है? जब वो एक क्वाड्रापोल बने रहता है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ इंटरेक्शन हो जाता है तो उसको क्वाड्रापोल इंटरेक्शन बोलते हैं। मतलब वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है। ये न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर न्यूक्लियर का होता है ना, बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको क्वाड्रापोल इंटरेक्शन होता है। आप लोग पढ़ चुके हो। ये फाइन स्ट्रक्चर, हाँ फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? जो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है? जीरो फील्ड स्प्लिटिंग को यहाँ अपन जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन बोलते हैं। तो देखो इस सबको प्लस कर दिया, प्लस कर इस सबको, तो ये जो है ना ये स्पिन हैमिल्टोनियन, ठीक है? ये देखो जीरो इंटरेक्शन का, हाइपरफाइन का, सबको प्लस कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा स्पिन हैमिल्टोनियन। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के स्पिन में ध्यान दें, ठीक है? जैसे ये क्या देता है, ये दो पैरेलल वाले जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या का स्प्लिटिंग होता है? जीरो फील्ड स्प्लिटिंग होता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के बाद ही लागू होगा, 2 में 3 में, 1 में होगा क्या बताओ? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन में नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा है तो बगल में कहां कोई है जिससे वो इंटरेक्शन कर पाए? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का बात करोगे ना तो हम ये फाइन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन यानी जीरो फील्ड स्प्लिटिंग को हटा देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन के बाद लागू होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का बात करूंगा तो ये इंटरेक्शन नहीं भाई, ये हटाना पड़ेगा जीरो। समझ आ गया? स्पिन हैमिल्टोनियन क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीरो स्पिन हैमिल्टोनियन जो पढ़ा है, जो हाइपरफाइन पढ़ा है, जो ये सारा का प्रिंसिपल पढ़ा है, ये सारा का प्रिंसिपल पता है ना, माइक्रोवेव यूज करेंगे, उसके बाद वहां पे वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, एक गैप क्रिएट होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन नीचे पड़ा होगा ग्राउंड स्टेट पे, उसको हम फ्रीक्वेंसी देंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा और एब्जॉर्प्शन फैक्टर उसको भी पढ़ाई करेंगे। ये उसकी प्रिंसिपल है भाई, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो समझ आ गया ये इंटरेक्शन समझ, स्पिन हैमिल्टोनियन, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, जी टेंसर, तो बता रहा हूं यही चाहने वाला है एग्जाम में, यही आएगा, बार-बार वही चीज रिपीट होता है। स्पिन हैमिल्टोनियन क्लियर है? तो रूल समझ आ गया ना पूरा? पीछे करो उस तरफ और पीछे और पीछे और, हां
आखिरी बताता हूँ। समझ आ रहा है? मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ और तो नहीं आ रहा। देखो मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कोई भी। तो देखो अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जरूरी तो नहीं उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा जरूरी नहीं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम, क्रेमर सिस्टम कैसे काम करता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, एक ऑड फॉर्म में हो, एक इवन फॉर्म में हो। ऑड मतलब कि 2 से भाग नहीं, मतलब 1 3 5, हम इसको बोलते हैं क्रेमर सिस्टम। और ये जो इवन लिखता है ना वो नॉन क्रेमर सिस्टम। समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो पूछता है कि क्रेमर सिस्टम्स और नॉन क्रेमर सिस्टम क्या है। आप बताओगे कि जो ऑड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम क्रेमर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है? अब हम देखेंगे कि कैसे स्प्लिटिंग होगी, कितने डीजेनरेट ले जाएंगे। अब देखो, मान लो एक मॉलिक्यूल ला के दिया मैं आपको पता चले कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट है। अब कल मैं बताया था कैसे डी जनरेट में पता चलता है। अपन ऐसे कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते भाई, ऐसा करके कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते। कितना डी जनरेट लेवल पे प्रेजेंट नहीं हमको जानना है। अब कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, हम अगर मॉलिक्यूल्स अभी मैं सब फी सबसे लेके बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो डी भी हो सकता है, एमओटी ड्रॉ करोगे उसमें आपको पता चलेगा कि कितने। मैं अभी ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसका स्पिन क्या आएगा मेरे को बताओ, इसका स्पिन क्या होगा। इसका +1/2, इसका +1/2। कैसे करोगे, ऐसा करोगे, प्लस करता +1/2 +1/2 दोनों। तो एलसीएम आ गया 1 + 1 2/2, यानी इसका स्पिन क्या आया, स्पिन सिर्फ 1, तो इसका स्पिन क्या आ गया 1। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है 2s + 1। क्या होता है 2s + 1। आप लोग ना बचपन में पढ़ते थे हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हम लोग सिर्फ हुन्स रूल ही पढ़ते थे, पर वो पूरा जो है ना हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऐसा करता ही नहीं है केमिस्ट्री में कि बिना कोई चीज प्रूफ के क्लियर हो। ऐसा नहीं है, थ्योरी बेस पे नहीं होता केमिस्ट्री भाई, प्रूफ करते हैं। एबॉव प्रिंसिपल भी प्रूव होता है, पता है क्या से, क्या से, क्या कुछ फॉर्मूला पता है। अगर मान लो इसका 3d9 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, छोड़ो कॉन्फ़िगरेशन छोड़ो, इसे 4s2 बनाया हुआ कि 3d कौन पहले भरा होगा मेरे को ये बताओ, कौन पहले भरा होगा। हाँ हाँ, पहले कौन सा फील हुआ, 4s फील हुआ या 3d फील हुआ, 3d फील हुआ होगा। 4s क्यों हुआ, चलो ठीक है 4s हुआ, क्यों हुआ, एबॉव प्रिंसिपल है, एबॉव प्रिंसिपल है ना, एबॉव प्रिंसिपल के हिसाब से पता चलता है, एनर्जी बनाते थे है ना, शॉर्ट फॉर्म याद कर लेते थे साइंटिस्ट। आपको लगता है साइंटिस्ट ये करके प्रूव किया होगा एबॉव प्रिंसिपल को, ये क्या होगा भाई, n + 1 l + l रूल, n + l रूल।
n प्लस l, n मतलब होता है कि कितना ये प्रेजेंट है, n मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, s का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रहता है? छिड़ी कर दी हो भाई, डीमोटिवेट तो नहीं हो जाते? मैं वैसे पूछ देता हूँ तो डीमोटिवेट नहीं होना भाई, सीखने आया हूँ मैं भी, वहाँ बैठा था ना, मेरे को भी नहीं आता वैसे डीमोटिवेट नहीं होना। देखो n यहाँ पे क्या है, s का नाम एजीमुथल 0 रहता है, p का होता है 1, d का होता है 2, ऐसे करके जा सकते हैं। अभी d है ना, यहाँ पे d का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? 2। कितना आ गया? 5। ठीक है, इसका बताओ 4 प्लस 4 आएगा ना, n4 है यहाँ पे। s का मान क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर का? ये फॉर्मूला पुट करें 0 क्या आया 4, इसका एनर्जी 4 है, इसका एनर्जी 5 है। पहले इसीलिए इसको फिल करेंगे, यानी पहले 4s को इसीलिए फिल कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी कम है। ये कैसे पता चल रहा है भाई? इससे पता चल रहा है, इससे n प्लस l रूल, उन रूल का फुल मल्टीप्लिसिटी होता है 2s प्लस 1 रूल होता है ना, जैसे अभी देखो इसका 2s प्लस 1 से पुट करके बताऊंगा मैं। तो ये एबो प्रिंसिपल है भाई कि 4s2 जो है ना, वो पहले इलेक्ट्रॉन भर रहा, क्यों भर रहा? वो इस n प्लस l रूल से, एबो प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, समझ आ गया? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरा होगा, n जो है ये नंबर बताता है, l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल को n से, एजीमुथल को l से, स्पिन को s से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से, ऐसे पढ़ते थे ना आप लोग, समझ आ गया? तो ये एबो प्रिंसिपल है भाई। वैसे ही हम पढ़ते हैं स्पिन वाला, ठीक है, उन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब देखो ऐसा इलेक्ट्रॉन समझ आ गया? बता दूंगा तो और अच्छे से वाली एक्सेलरेटर पूरी रट ली हो, और तो इलेक्ट्रॉन क्या नाम है हमारा, आगे ऐसे रटता है, ठीक है? कौन सा सही है बेटा? कौन सा सही है? कौन सा सही है? हम यही पढ़ते हैं ना पहले, और जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना भरे ऑर्बिटल तब तक पेयरिंग नहीं करना, यही पता था ना हुंस। और कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा है कि वो? उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला डालना पड़ता है, 2s प्लस 1, 2s प्लस 1। इसका स्पिन क्या है? इसका स्पिन क्या है? 1/2 1/2 3/2, तो 2 into 3/2 प्लस 1 तो कैंसिल 4। इसका स्पिन क्या है? ये तो कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस कैंसिल, 1/2 बचा, 2 1/2 प्लस 1 कितना आया? तो बोलेगा बेटा, ठीक है? इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान क्या आया? 4। इसका क्या आया? 2। किसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है? इसका ज्यादा है ना, इसीलिए बोलते हैं ओम्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ओम्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसीलिए ये जो है ना, ये लागू होगा क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका मान ज्यादा है 2s प्लस 1 से। समझ आ गया? अब देखो इसका स्पिन का मान क्या है, यहाँ पे आ गया। इसका स्पिन का मान क्या है? 1/2 प्लस 1/2 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 2s प्लस 1 पुट करेंगे फॉर्मूला में, 2 s का मान क्या है? स्पिन क्या है? 1 प्लस 1 कितना आया? 3। मतलब कि डीजेनरेट लेवल यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे 1 2 3, समझ आ गया? ऐसे 3 डीजेनरेट लेवल प्रेजेंट रहेंगे। फर्दर स्प्लिट करेंगे, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब इसका मान क्या क्या आएगा वो बताओ कैसे आप, जैसे हम कल मान देंगे ना, इसका मान क्या आएगा? कल हम 2/+1 डाल रहे थे, तब हमको नंबर्स ऑफ डीजेनरेट लेवल मिल रहा था। ये साइड में 2s+1 डाल रहे थे, तब आपको पता चला कितने डीजेनरेट लेवल यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ रहे हो कि 3 डीजेनरेट यहाँ पे प्रेजेंट है, स्प्लिटिंग हो जाए। यहाँ पे 0 आया, ये 0 क्यों आया होगा? ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल रहा होगा, उसकी एनर्जी बहुत कम रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको पुट करके देखोगे ना एनर्जी में, एनर्जी इज इक्वल टू स्पिन g mu v h0 पे पुट करोगे तो आपको पता चलेगा इसका एनर्जी यहाँ पे कम है, इसका ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ ऐसा स्प्लिट होगा, पर अभी यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई 0 है, पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई 0 है। मतलब ये कौन सा हुआ, कैसे हुआ, किस प्रोसेस स्प्लिटिंग बोलेंगे इसको? विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड, 0 फील्ड स्प्लिटिंग।
ठीक है, ठीक है, तो ये जीरो का मान है। अब देखो ये क्यों है यहाँ पे जीरो कैसे आया, देखो इसका स्पिन क्या है +1/2, इसका -1, कैंसिल हो गया। मैं आपको क्या बोला था पहले ही कि पैरेलल वाले ही स्प्लिटिंग कर पाएंगे, ये कर ही नहीं पाएगा क्योंकि जीरो हो गया ना। इसका देखो ये -1/2 दोनों का पैरेलल स्पिन है ना, बढ़िया इंटरेक्ट किया ऊपर चला गया, स्प्लिटिंग हो गया, इसका भी स्प्लिटिंग हो गया। समझ आ गया, क्लियर है। ऐसा जरूरी भी नहीं है भाई कि ये जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता कि क्रेमर्स डीजेनरेसी या नॉन क्रेमर डीजेनरेसी दोनों में से कोई एक ही दिखा पाएंगे जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, ऐसा कहते हैं नहीं। पैरेलल वाला स्पिन प्रेजेंट है तो वहां पे जीरो फील्ड स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। समझ आ गया, तो आगे चलिए कंफ्यूज होना, आपको पता होना चाहिए स्प्लिटिंग को। पीछे करो कुछ आपको कल मान बताया था कि यहाँ पे कैसे मान आ रहे हैं, यहाँ इसका बता देता हूँ मैं, आप लोग रिपीटिंग घर में जाके देख लो। 4 डीजेनरेट लेवल आया है, कैसे निकालेगा, 2s+1 से निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2s+1 से निकाल लेगा, ठीक है। 4 डीजेनरेट लेवल आ गए, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, बढ़िया से स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है, ऐसा स्प्लिटिंग हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी होता है कितने इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ पे, 4 हो सकते हैं, 3 सॉरी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3, ठीक है 3। अब देखो उसका स्पिन स्टेट कैसे हो सकता है, वो इस फॉर्मूले में कि सबके सब नीचे हो सकता है कि ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे 6 प्रोबेबिलिटी बनेगा, मेरे को पता है जो मैथ्स पढ़े क्या बोलेंगे 2 और बनेगा, पर उसको काट पीटोगे तो यही मान आएगा दोनों का, ठीक है। अब देखो -1/2 -1/2 क्या आएगा इसका मान, -3/2। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर वाला नीचे कैंसिल, ये बचा -1/2, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बचा +1/2, ये तीनों 1/2 और 3/2। ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों में, कोई मॉलिक्यूल दे देगा उसका ये ड्रॉ करने मिलेगा, ऐसा ड्रॉ कर दो, ये क्लियर है, नीचे कर दो ठीक है, ये चीज क्लियर है। डीजेनरेटर निकाल लोगे कोई भी उसी का, अगर मान लो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कितना डीजेनरेट लेवल आएगा मेरे को बता। अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पहले स्पिन निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है और डीजेनरेट करना है, टाइम नहीं लगना चाहिए, बता दो ऐसे। समझ आना नहीं यार, किसे बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से बताओ, बताओ समझ आ रहा है आपको, आप बताओ कैसे आया, तू कैसे आया, बोल रहे क्या बोल रहे हो आंसर, तू कैसे आया बताओ। हाँ नहीं समझ आया तो पूछना था ना कि नहीं आया इसका बोलेगी, फिर से देखो एक है, इसका स्पिन पूछ रहा हूँ, स्पिन मतलब समझ लो कैसे रहा होगा कि +1/2 या -1/2, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े हो, स्पिन क्वांटम नंबर बहुत पहले पढ़ते थे ना कि एक होता है +1/2, एक होता है -1/2, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं बोल रहा हूँ +1/2, क्या है +1/2, तो इसका स्पिन क्या आया, +1/2 आया, ठीक है, इसका स्पिन +1/2 आया। अगर एक और होता तो क्या होता 1, एक और होता तो 3/2, अगर ऐसे 5 होते तो 1/2 1/2 1/2 1/2 5/2, 7 होते तो 7/2, 6 होते तो 6/3। समझ आ गया, ऐसे करके आपको सॉल्व करना उसको +1/2 करके सब एलसीएम लेके, मैं भी एक का बता, एक 1/2 2s+1 क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसी से आपको पता चलेगा कितने डीजेनरेट प्रेजेंट है। 2s+1 पुट करोगे तो यहाँ क्या पुट करोगे, 1/2 पुट करोगे, 2 और 2 कैंसिल होगा, मतलब यहाँ कितने डीजेनरेट रहेंगे, ऐसे 2 डीजेनरेट लेवल रहेंगे, ऐसे स्पिन। समझ आ गया, आप समझ आया, डीजेनरेट लेवल पूछने से आपको अब देखना यहाँ जाके पढ़ोगे ना, उसमें नहीं बताएगा भाई कि ये कितना, ये मान नीचे क्यों आ, ये वो स्प्लिट करेगा धड़ाधड़, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होने कि यहाँ पे डीजेनरेट कैसे निकालना है, नीचे कौन आ रहा है जिसकी एनर्जी कम है, स्टेबल है, ऐसा करके आप लोगों को पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ये पूरा ये सारे, ये पूरा ये सारा, यहाँ पे ये सब खत्म हो गया। समझ आ गया, ये सारा क्लियर है। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग पढ़ लेना, स्पिन हैमिल्टनियन पढ़ लेना, प्रिंसिपल पढ़ लेना, क्रैमर सिस्टम, नॉन क्रैमर सिस्टम्स पढ़ लेना, और ऐसे एग्जांपल्स पता होना चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो कोई मतलब नहीं देगा।
पढ़ने का, 2 क्लास के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व और अगर सर के पास आ गया ये पेपर चेक होने, मैं तो जाके देखूंगा कौन कौन का लिखा है, ठीक है? रेगुलर प्रोफेसर है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ के बच्चे को नहीं आता है पेपर, नहीं ऐसा नहीं होता, कई बार सीधे गिरे जाता उसका तो बढ़ता है, जब तू जाता है तो बढ़ जाता है। समझ आ गया? ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स ऑफ लाइंस पे क्वेश्चन आता है, वो NI प्लस 1 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में शायद क्वेश्चन नहीं आता है, वो देखूंगा मैं, आता है तो मैं नंबर ऑफ लाइन बता दूँगा, पर मैं जो पहला क्लास 10 के बताया होगा लाइन कैसे, ठीक है? वो आता होगा तो मैं बता देगा नंबर्स ऑफ लाइन, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सीखना, बाद में नेट लेवल का पढ़ना बाद में, ये ठीक है? एमक्यूआर पढ़ा दो, कल पढ़ा दूंगा, कल पढ़ा दूंगा, ठीक है? प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, आपको तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, और इम्प्लीमेंट करूँगा इसमें एनक्यूआर में होता है, नहीं एनक्यूआर में जो होता है उसका जो फर्स्ट मीटिंग में पढ़ नहीं पाते, इसमें पढ़ रहे हैं, देखो हाइपरलाइज मीटिंग पढ़ रहे हैं, फिर हम जीरो बेस मीटिंग में पढ़ रहे हैं, पर एनक्यूआर में नहीं पढ़ रहे, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक बार मतलब उसका एनर्जी कितना अलग अलग हो गया, उसकी एनर्जी कितना बड़ा था, आगे मीटिंग होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगा, वो आगे जाके डिस्कवर होगा वो चीज़, तब हमको पढ़ना पड़ेगा, पर अभी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं पढ़ते, वहीं तक पढ़ते हैं, तो बाकी सब तो पढ़ते हैं, जैसे हाइपरलाइज मीटिंग हो रहा है, हम जैसे जीरो बेस मीटिंग हो रहा है, फर्दर स्पीड को हम पढ़ रहे हैं, जो हमसे मान निकल रहे हैं, पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म को नहीं पढ़ते, आगे चल के पढ़ेंगे। और एनक्यूआर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि उससे हमारा काम चल जाता है, जो भी टेस्टिंग वगैरह करें ना वो काम चल जाता है, पर आगे चल के और उसका काम यूज आ जाएगा तो स्टडी कर ही रहे, ठीक है? समझ आ गया? इसका पीपीटी हमने भेज दिया है, और ये इससे सिंपली मैं और अपने नोट्स बनाना, ठीक है? स्लाइड शेयर से करना, बुक से पढ़ना, जहाँ से पढ़ो अच्छे से पढ़ना, और अच्छा डेप्थ में प्रिंसिपल वगैरह पढ़ना होना चाहिए भाई, ये सर का वो जो बता रहा हूँ ना सर, यही है कि इलेक्ट्रॉन एक सैंपल आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच होगा, गैप क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे पड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, मैच होगी, ट्रांजिशन होगी, यही प्रिंसिपल है, यही आप लोग को इंग्लिश में लिखना है पूरा, ठीक है? ये पूरा लिखना है, और स्प्लिटिंग वगैरह का सीक्वेंस बना के आना, डीजेनरेट लेवल अच्छे से स्प्लिट करके दिखाना, और डीजेनरेट लेवल नहीं बनाना, और जो अब आप लोग को समझ आ गया डीजेनरेट कैसे निकालना है, उनको तो आता होगा ना, जो चेक करेंगे, आप कुछ भी बना के आते होंगे, 4 डीजेनरेट में डाल के रख दिए हो, एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन तो कैसे होगा, वो सामने वाला समझ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कुछ भी पढ़ेगा, आप डाल ही नहीं रहे हो 12+1 से, पर एक टाइम बाद में आपको आदत हो जाएगा, पता है, पता चलेगा एक है तो फिर 2 बनेगा, 2 बनेगा, ऐसा थोड़ा धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आ जाए, ये नहीं है तो गलत मत बना के, कोई फायदा नहीं देगा, कुछ भी डीजेनरेट लेवल बना के नहीं आना, कुछ भी स्प्लिटिंग नहीं कराना है सिग्नल की, वो होता है एक तरीका होता है उसका स्प्लिट होता है, ठीक है? और एप्लीकेशन पढ़ लेना भाई, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, 100% पूछेगा एप्लीकेशन, पूछेगा ही, जी टेंसर पूछेगा, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग पूछेगा, ठीक है? ये सब पढ़ना अच्छे से, सारा इंटरेक्शन को पढ़ लेगा, स्प्लिट हैमिल्टनियन में काम आएगा, ठीक है? पूरा डिवाइड करना, अगर मान लो प्रिंसिपल 2 नंबर का पूछा, एक पन्ना लिखोगे तो इनफ है, कई बार प्रिंसिपल 4 नंबर का पूछा तो थोड़ा सा 2-3 पन्ना लिखना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंटेशन आया, मान लो 10 मार्क इंस्ट्रूमेंट आया है, तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनाए तो 10 मार्क तो मिलेंगे नहीं, इंस्ट्रूमेंट बनाओगे तो 2 ही नंबर मिलेंगे, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सोर्स क्या यूज कर रहे हो, वैक्यूम चैम्बर क्यों यूज कर रहे हो, आपका डिटेक्टर क्या है, सब बताना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको 10 नंबर मिलेगा। तो अगर वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर एप्लीकेशन 2 मार्क में पूछेगा तो 20 तो एप्लीकेशन तो लिख के आओगे, 2 नंबर में पूछा तो 5 एप्लीकेशन इनफ,
अगर मान लो 5 नंबर में एप्लीकेशन पूछा तो 10 लोग आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, नहीं पूछता 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कैसे कितने मार्क्स के हैं क्वेश्चंस। मैं बता रही हूँ जी टेंसर, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, जीरो फिल स्प्लिटिंग, स्प्रिंग हैमिल्टोनियन और प्रिंसिपल। इससे मैं लिख के दूंगा, जब एग्जाम लिखोगे तो बोलोगे उसी सेम क्वेश्चन है। पढ़ाया ये नहीं आप लोग से ही करता हूँ, सब ऐसा नहीं सब में पास हो जाओ, 4 में पास हो, बस इंट्रो में 18 कितना पासिंग में बताइए, अच्छे नंबर आए आपके सीरीज तो पढ़ाया तो अच्छा नंबर आए। बंद कर दे यार।